सीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों के, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरा नहीं हुआ करते। आदरणीय पीसी बैरवाल साहब। जोरदार ताली एक बार बजाएं। बिल्कुल नाश्ता कर रहे हैं, ताली बजा के आदरणीय पीसी बैरवाल साहब, रिटायर्ड IAS का। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान जिला शाखा अलवर द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति छठवा प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान अध्यक्ष आदरणीय KL सिरोही साहब, मंगलचंद जी, सुंदरलाल जी, बहन संतोष जी, गंगाराम जी, दूलीचंद जी, मेरे सामने बैठे भाई छबील जी, शंकर जी, जगदीश जी, बहुत सारे मेरे डॉक्टर महेश जी, इस पंडाल में आए अलवर क्षेत्र के जो होनहार बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, जिनका आज सम्मान किया गया, उनके अभिभावक और प्यारे बच्चों, मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को हृदय से याद करता हूं, नमन करता हूं। आज ये वैसे भी एक बहुत विशेष दिन है कि इस दिन बाबा साहब ने धम्म दीक्षा, जिसको क्या आप कहें, बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो एक बड़ा पवित्र दिन है। इस दिन पे आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चों ने बहुत मेहनत करके अच्छे अंक अर्जित किए और परिवार का, खुद का और उस शाला का जहां ये अध्ययन करते हैं उसका नाम रोशन किया, उन सभी को मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि वो ऊंचाइयां छुएंगे, कहीं न कहीं ऐसा पद प्राप्त करेंगे कि उनका खुद का जीवन और समाज को, जीवन को वो अच्छा करेंगे, ये मैं मानता हूं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। निश्चित रूप से हमारा समाज ही नहीं, ये दुनिया और ये भारत बाबा साहब का ऋणी है। जो काम कोई देवता नहीं कर पाया, जो काम कोई ऋषि मुनि नहीं कर पाया, जो काम कोई विद्वान नहीं कर पाया, वो काम बाबा साहब ने किया। बात सही है, देश को आजादी मिली, लेकिन उस आजादी में हमें आजादी मिली, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले देश में शासन था, भले वो किसी भी का था, और फिर अंग्रेजों का आया कि मुगलों का आया, हमारे लिए आजादी नहीं थी। ए आदमी राजा बने कि बी आदमी राजा बने कि सी आदमी बने, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमारे सबसे पहले फर्क कब पड़ा जब बाबा साहब ने कहा कि भाई हम भी आजाद होंगे, हम भी बराबरी का हक लेंगे। हमारी आजादी उस दिन शुरू हुई। तो हमारे लिए बाबा साहब भगवान से भी बड़े हैं, इसलिए हम सभी को उनको हमेशा नमन करना चाहिए, याद करना चाहिए, सीखना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए कि संघर्ष करिए। अब मैं एक बात कहूँ आपको कि बाबा साहब के समय में बहुत कम लोग शिक्षित थे, ये बात सही है। न केवल दलित समाज, मैं ये कहता हूं कि किसी भी समाज में लोग शिक्षित नहीं थे। मैं 50 साल पुरानी बात भी कहूं तो लोग इस देश में शिक्षित बहुत कम थे, इसलिए ये जरूरी था। बाबा साहब ने पढ़ा तो उन्होंने देखा कि समता क्या होती है, न्याय क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, बंधुत्व क्या होता है। ये बातें जब उन्होंने जानी तो उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के आदमी का दिमाग खुलता है, वो भाईचारे की बात करता है, वो तर्क की बात करता है, वो जो चीजें सही होती है उसकी बात करता है। लेकिन मैं आज ये बात कहूं शिक्षित करिए, तो कैप्टन साहब मैं क्या कहूं, अब तो 80% लोग शिक्षित हो गए, अब क्या कहूं, बोलिए। दूसरी बात कही है कि संगठित होइए। भाई जितने संगठन आज है मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं रहे, तो अब मैं ये बात बोलूं क्या कि संगठित होइए। मैं कह रहा हूं कि दूसरे समाज का तो मुझे पता नहीं, पर हमारे समाज में जितने संगठन हैं भाई मैंने तो नहीं देखे। घर घर में संगठन बना पड़ा, तो अब मैं कहूं कि संगठन होइए तो आप क्या कहोगे, और फिर कहें कि संघर्ष करिए। हम आपस में जितना संघर्ष करते हैं,
हम आपस में एक दूसरे को नीचा गिराते हैं। जितनी टांग हम आपस में खींचते हैं, मेरे ख्याल से दूसरे लोग नहीं करते। तो ये बात मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, मुझे तो इसमें ही बड़ा दिक्कत हो रही है। मैं दूसरी बात कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि बाबा साहब ने ये बातें क्यों कही? बाबा साहब ने ये बातें इसलिए कही कि आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। ये केवल बात शिक्षित होने, संगठित होने, संघर्ष की नहीं थी। ये क्यों करना था? ये इसलिए करना था कि आपको सामाजिक न्याय मिले। और सामाजिक न्याय कब मिलता है? जब कानून में आस्था हो, जब संविधान में आस्था हो, तब मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और वो सामाजिक की बात क्यों कही? वो इसलिए कही कि इस देश में एक ऐसी व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था, कि जाति के आधार पे एक आदमी तो सिरे सिर पे बैठता था और एक आदमी जमीन में गड्ढे में गिरता था। ये बात सही है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि आपको सामाजिक न्याय के लिए शिक्षित होना है, संगठित होना है, संघर्ष करना है। लेकिन हम केवल उन 3 बातों को पकड़ के बैठ गए, आगे हमने विचार ही नहीं किया कि ये होना क्यों था। जिस दिन संविधान लागू हुआ, देश आजाद हुआ, उस दिन जाति प्रथा खत्म हो गई कानूनन। व्यवहार में खत्म नहीं हुई, आज भी व्यवहार में नहीं है। आज भी ऊंची, बड़ी, अगड़ी, पिछड़ी जातियां हैं। और मजे की बात तो ये भाई, अब इस बात को मैं कहूं कि सरकार ने तो जातियों के नाम पे बोर्ड ही बना दिए। बाबा साहब तो कहते थे कि जाति प्रथा को तोड़िए, अंतर जातीय विवाह करिए, जाति का नाम ही नहीं होना चाहिए। अब जाति के नाम पे बोर्ड बन गया तो मेघवाल बोर्ड में जाएगा, बड़ाई बोर्ड में जाएगा, बैरवा बोर्ड में जाएगा, जाटव बोर्ड में जाएगा, सनी बोर्ड में जाएगा, यादव बोर्ड में जाएगा। तो भाई आप एक कैसे होगे? मुझे ये तो बताओ, ये जाति टूटेगी कैसे? खुश हो रहे हैं लोग बात? मैं तो भाई कड़ी कड़ी बोल रहा हूं। कैप्टन साहब, वो ब्राह्मण साहब तो ये करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, जब बाबा साहब ने, और संविधान कहता है, संविधान का अनुच्छेद ये कहता है कि किसी भी रेस, कोई भी रेस बोलते हैं ना कि भाई आर्य की रेस, फलाने की रेस, जाति, धर्म, स्थान, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। जब आपने जातियों के बोर्ड बना दिए तो भाई ये जाति प्रथा मिटेगी कैसे? ये तो और से सख्त होगी। और भाई अपनी वाली की खास बात कहूं, जो हमारी 11-12% आबादी थी, उसके तो 4-5 टुकड़े हो गए। अब मेघवाल लड़ेगा जाटव से, जाटव लड़ेगा बैरवा से, बैरवा लड़ेगा बड़ाई से, बड़ाई लड़ेगा बुनकर से, बुनकर लड़ेगा सालवी से। जो 12% देश की सबसे बड़ी जाति, इस हिंदुस्तान में, इस भारत में 12%, मैं 16 की बात कह सकता हूं, 17 की भी कह सकता हूं, लेकिन जिसके टुकड़े हुए मैं भी बात उसी कहता हूं। रेगर बोर्ड बना दिया, पता नहीं वो खटीक समाज कब बना दी। मेरे ख्याल से, मेरे विचार है और संविधान की भावना है कि ऐसी चीजें मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आर्थिक न्याय की बात कही। आर्थिक न्याय क्यों चाहिए आदमी को? अगर आदमी कमजोर है आर्थिक रूप से, आप कितनी बात करो कुछ नहीं होना। अगर पैसे उधार ले लिए, कर्जा ले लिए, किसी के मजदूरी कर रहे हो, दबके काम कर रहे हो, जमीन गिरवी रख दी है, आप राजनीति की बात कितनी करो, वो वोट वहीं पड़ेगा जिससे वो दबा हुआ है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि आर्थिक न्याय हो। आर्थिक न्याय का यह था कि आदमी कम से कम आत्मनिर्भर तो हो। अब मैं आपको बोलूं, मैं अभी 25 दिन की यात्रा करके आया। वो इसलिए करके आया कि लोग कहते हैं कि अफसर बन गया और अब रिटायरमेंट के बाद घर बैठ गया। मैंने कहा लोग कम से कम ये तो ना बोले। तो मैंने कहा एक बार समाज में जाऊं। कैप्टन साहब, मैं 25 दिन 16 विधानसभाओं में कम से कम 125 गांव में गया। मैंने क्या देखा? हमारे लोग या तो करते हैं मिट्टी का काम, खेती का काम, दूसरा करते हैं चीटागिरी का काम, और तीसरा काम करते हैं पत्थर, ये जो पत्थर कढ़ाई होती है ना, जो ये इधर आपके करौली धौलपुर में होता है। ये 3 काम मोटे मोटे मैंने तो देखे भाई। अगर आपको लगता है इन कामों से आप आर्थिक रूप से हो जाओगे विकसित, तो भाई मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। मैंने तो मेरे मोहल्ले में 5 पीढ़ियों को ये काम करते देखा है और वो वहीं के वहीं है।
जो उनके पास बाप दादाओं ने 100 गज का प्लॉट लिया था ना, उसमें 5-5 पीढ़ी रहनी है छोटे छोटे घरों में। अब आप बात कर रहे हो कि संगठित होइए, कि शिक्षित होइए, कि संघर्ष करिए। अरे भाई, जब आप आर्थिक रूप से मजबूत ही नहीं हो। आज मैं आपको एक बात बोलूं कि गांव में रात बरात काम पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई शादी की बात पड़ जाए, कोई बात छूछत की बात पड़ जाए, तो 60% आदमियों को पैसा उधार लाना पड़ता है। बात सही है कि नहीं है भाई? जब पैसा ही उधार ले लिया, अब आप क्या करोगे? आप स्वतंत्र रूप से कोई काम कर सकते हो? भाई मैं तो नहीं कर सकता, मेरा तो ये मैं तो नहीं मानता ये बात। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें, ये अपने बच्चों को भी कह रहा हूं, आप सोच रहे हो कि हम बड़े अफसर बन जाएंगे, मेरा तो बहुत हृदय कहता है कि आप बने, लेकिन आपको बताऊं सरकारी नौकरी कितनी है। राजस्थान में 7.5-8 करोड़ की आबादी है और 7 लाख कर्मचारी है, यानी 100 में से एक आदमी कर्मचारी है, 100 में से एक आदमी। और उस नौकरी के पेटे सरकारें कहूं कि दल कहूं, सबको लड़ाते रहते। 100 में से एक आदमी को नौकरी मिल रही है और 99 को नहीं मिल रही है। 99 आदमियों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन भाई इस नौकरी को लेके ही सरकार उलट पुलट हो जाती है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अब 99 आदमी क्या करे? मैं तो एक दिन बोल रहा था कि वो कल के आप बताओ काम क्या करे। मैंने कहा भाई, एक कॉपी ले रहे, एक पेन ले और अलवर के बाजार में जा और जहां भी काम धंधा लेकर लिखता जा कि कितने प्रकार के काम है। मेरे ख्याल से 500 प्रकार के काम मिल जाएंगे। लेकिन भाई, जिनको मिट्टी खोदने का शौक, जिनको पत्थर चेदागिरी का काम करना और पत्थर से सिलिकोसिस से मर के शहीद होने का अगर शौक जग गया, तो भाई मेरे पास तो उपाय नहीं। ये काम भगवान जानेंगे हमारी जात क्यों करती है, इसे बाहर ही नहीं निकलना चाहती। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जितना जल्दी इन कामों से आप छुटकारा पाओगे और दूसरे काम की ओर जाओगे, आपका आर्थिक विकास हो सकता है, नहीं होगा। 300 रुपये कमा के कोई आदमी कहे कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाऊंगा, संभव ही नहीं है। हाँ, 1500 रुपये कमाए, 500 रुपये 750 रुपये खर्च करे और 700 रुपये बचाए, हो सकता है कि कुछ स्वतंत्र रूप हो जाए, लेकिन इस तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। तीसरी बात बाबा साहब ने कही थी, राजनीतिक। भाई एक बात है, अगर ये राजनीतिक हमें आजादी ना मिली होती, इसका एक ही बात कहूंगा कि बाबा साहब ने कहा कि इस देश में अब चाहे वो अमीर हो, बड़े पद का हो, शक्तिशाली हो, भारी हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, लेकिन वोट का अधिकार सबको एक हो। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। दुनिया के बहुत सारे देशों में इसके लिए पता नहीं कितना खून बहा होगा, लेकिन एक बड़े वर्ग को, खासतौर से एक जिसको हम ओबीसी भी कह सकते हैं, SC/ST भी कह सकते हैं और डिप्रेस्ड भी कह सकते हैं, उन लोगों को जो ये वोट मिला, उसके कारण आपकी आज भी थोड़ी बहुत महत्ता है। भले वो 5 साल बाद ही आपके पास हाथ जोड़ने आए, पैर पड़ने आए, लेकिन 5 साल बाद आता तो है। अब ये आपको सोचना है, ये अब आपको सोचना है कि इस वोट की वैल्यू को आप समझे कि नहीं समझे। मैंने तो जो गांव में सुना, भाई कहते कि भाई थैली में, पैसे में, सौगंध में बिक जाते, लोगों ने कहा है और कई बार लगता भी है। मैं दौसा में एक जगह नौकरी करता था, पंचायत चुनाव हुए, तो पंचायत चुनाव में क्या बोले, एक मोहल्ले में गया, बैरवा मोहल्ले में, एक बहन जी आई, बोले साहब आप कैसे आए? मैंने कहा आपके यहाँ वोट देने का तो कोई दूसरे लोग आपको दबाते तो नहीं? कहा साहब वो तो छोड़ दो। मैंने क्यों? कहा साहब मेरे घर वाले को 5 दिन हो गए गायब है, इतनी दारू बट रही है कि पूछो मत, ये वोट कब पड़ेंगे वो घर आवे। भाई कमोबेश ये हालत है, इस पर विचार करें। खास तौर से पुनः मैं मूल मुद्दे पे जाऊं। मैं ये कहना चाहूंगा जगदीश जी आपको और हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं सबको, मैं ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूं। हम एक दिन आते हैं, 2 घंटे कार्यक्रम कर देते हैं और उसके बाद न हमारा पता न उस बच्चे का पता। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इन बच्चों की एक ग्रुप बनना चाहिए,
क्योंकि आज 10वीं 12वीं में अच्छे अंक लाने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में सफलता प्राप्त हो गई। ना ना भाई, कतई नहीं। अभी 10 साल 15 साल और लगेंगे, और इस 15 साल में 10 साल में जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आएंगे कि पता नहीं कब किस बच्चे के साथ, किस परिवार के साथ, किस रिश्तेदार के साथ क्या घटना हो जाए। तब इनकी मदद कौन करेगा? मदद का मतलब उसको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कौन उसको साथ देगा, ये कोई को नहीं पता है। यहाँ भाषण पेल के चले गए सारे, मैं भी चला जाऊंगा फोटो खिंचवा के। जब तक आप यहाँ के, मैं तो कह रहा हूं मेरा नंबर भी दे सकते हैं आप, 2-3 और आदमियों को भी दे सकते हैं इनके। अब मैं बताऊं बच्चों को कितनी परेशानी आती, आप क्या जानते हो? घर में बाप लड़ता, बच्चे की परेशानी। घर में दारू पीता है, बच्चे की परेशानी। घर में पानी नहीं आया, बच्चे की परेशानी। स्कूल में बच्चे को छेड़ दिया, बच्चे की परेशानी। मास्टर ने कुछ कह दिया, बच्चे की परेशानी। घर में कोई बीमारी आ गई, बच्चे की परेशानी। मोहल्ले में झगड़ा हो गया, बच्चे की परेशानी। लाइट नहीं आई, रास्ता नहीं आया, खेत का काम नहीं, रोजी रोटी नहीं, और बच्चे के बाप को मजदूरी नहीं मिली, तो बच्चे को परेशानी। तो भाई इन बच्चों को जोड़िए। और अभी तो बहुत उतार चढ़ाव आता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत आता है। और आप क्या जानते हो, नौकरी में नहीं आता, नौकरी में भी आता है। आधे आदमी तो इसी से दुखी है कि मैं कहां लगा दिया। आधे कर्मचारी तो इस बात से दुखी है कि हमारी पोस्टिंग कहां कर दी, और आधे कि अफसर खलूस मिल गया, ये स्टाफ बेकार मिल गया। अरे बाकी तो ठीक है, यहां के तो आदमी ही ठीक नहीं है। तो भाई बहुत दिक्कतें। मैं ये कहना चाह रहा हूं, दिक्कतों का मतलब, कठिनाई का मतलब, समस्याओं का मतलब, परेशानियों का मतलब कि ये जीवन में आती रहेंगी, इनसे घबराना नहीं है। जो घबरा गया वो नीचे रह गया। आपको हमेशा सकारात्मक सोच के साथ, साहस के साथ, अपने धैर्य के साथ इन समस्याओं का समाधान करना है। और भाई हम तो हाजिर आपके लिए, हमें तो कोई मदद मांगेगा, कोई मार्गदर्शन मांगेगा, हम तो तैयार हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूं। क्यों कि बहुत सारे हमारे होशियार बच्चे इसीलिए पीछे रह जाते कि समय पे उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता, उनको मनोचिकित्सक काउंसलिंग जिसको कहते हैं वो नहीं मिलती है। कई बार बहुत अप डाउन आते हैं, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी होती है। ऐसा नहीं है, आप ये मत मानने कि 10वीं में 80% नंबर आ गए तो अब मैं बड़ा अफसर बन जाऊंगा। मैंने बहुत लोग देखे। तो जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं है, अब ये बच्चे हैं 12वीं के हैं, 10वीं के हैं, 10वीं के बाद आपको आर्ट्स लेनी है कि साइंस लेनी है कि कॉमर्स लेनी है, आपको जीवन में क्या बनना है कि माँ बाप जो कह रहा है वो बनना है? नहीं, आपके जीवन में जो मन है, आपको जो बनना है उस फैकल्टी में जाइए और प्रतिदिन आप मेहनत करिए। बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। आने वाला समय तो और भी चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं कि पहले भी इजीली बन जाते थे, पहले भी वही बच्चे अफसर बनते थे जो होशियार होते थे। लोग कहते पहले कंपटीशन था, ऐसा नहीं है कैप्टन साहब। पहले भी जो होशियार थे वही नौकरी लगते थे, ऐसा कोई नहीं लगता था। तो मैं ये इस मौके पर कहना चाह रहा हूं कि आप इन बच्चों का ग्रुप बनाइए और उनकी जो रिक्वायरमेंट कहते हैं, इनका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, और वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, और कभी कभी पूछ भी लेना चाहिए, मेरा तो कहना है। और इनको ये होना चाहिए कि भाई फला केएन साहब को कह सकते हैं, डॉक्टर साहब को कह सकते हैं, जगदीश जी को कह सकते हैं, पीसी बेरवाल को कह सकते हैं। ऐसी इनमें हिम्मत होनी चाहिए, बात कर सकें, समाधान निकाल सकें। जब ये हमारा प्रतिभा का सम्मान है, ये आगे बढ़ता बढ़ता एक दिन मिलेगा कि वो बच्चा हम कहेंगे वो IAS बन गया, कि RS बन गया, डॉक्टर बन गया, कि इंजीनियर बन गया, कि जज बन गया। ऐसे नहीं। तो ये बातें आप करिए। उन्हें एक बार भगवान बुद्ध की 2 बातें बताऊं आपको। भगवान बुद्ध से मैंने जो ग्रहण किया, भगवान बुद्ध कहते हैं, एक तो आप क्या चीज करने, इसको कोई समस्या है ना, उस समस्या के उसमें मत जाइए कि ये क्यों पैदा हुई, कहां से आई, क्या। इस समस्या का समाधान ढूंढिए, समस्या का समाधान ढूंढिए। वो एक उदाहरण देते थे कि किसी आदमी के अगर सीने में तीर लग गया तो वो पहले बैठा बैठा ये कहेगा, ये तीर किसने लगाया, ये लोहे का है कि लकड़ी का है, ये दाएं से आया कि बाएं आया, ये शिकारी ने चलाया कि अनाड़ी ने चलाया। नहीं भाई, सबसे पहले हॉस्पिटल में जाके उसका उपचार करिए। तो हमारी समस्या क्यों है इस पे मत जाइए, हम इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये
कि आपकी जो समस्या है उनका समाधान ढूंढिए। मेरा तो यही प्रयास रहता है भाई, अगर मुझसे कोई सीखना चाहे तो। और दूसरा वो कहते हैं कि होश पूर्वक जिए आप अतीत में और भविष्य में मत जाइए। अभी जो वर्तमान आपका पल है इसका सही सदुपयोग आप कैसे कर सकते हैं क्योंकि अतीत को आप मिटा नहीं सकते। अतीत गंदा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसको मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए उस पर समय व्यर्थ नहीं दे। और भविष्य हमारे पास निश्चित नहीं है। हाँ, हम आज अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, ये बात तय है, लेकिन निश्चित रूप से हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए दो बातें मैंने उनसे सीखी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नहीं पढ़ी, सुनी जरूर है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। पहली बात तो आपको ये बताऊं कि जो हमारा संविधान है इसमें संशोधन हो सकता है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। आप इस बात को समझ दो। मैं कानून का विद्यार्थी हूं। संविधान को समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में संशोधन ही हो सकता है, मिटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। आप पढ़ लीजिए संविधान की किताबें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, नहीं मिटाया जाता, संशोधन हो सकता है। और भाई ये संशोधन, हम तो ये कहते हैं संविधान बना रहे हैं, हमारी तो इच्छा यही है और इसमें कोई गलत संशोधन भी नहीं हो। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी बात आई ये संशोधन हो जाए या संविधान नहीं रहे, भाई मैं तो झाड़ू मेरे नहीं बांधने दूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो मेरे झाड़ू नहीं बांधने दूंगा। ये संविधान रहे ना रहे, मेरे जीते जी अगर कोई ऐसी बात आई कि तेरे झाड़ू बांधे गए, मैं तो नहीं बदलूंगा, चाहे मर जाऊं। क्यों भाई, क्यों बंधवा लेंगे? मुझे तो कोई बड़ा अचंभा होता है कि ये बात सच भी एक नहीं है। हजारों करोड़ों आदमी थे, अरे मर लेते, मरना तो वैसे ही था। आदमी के अफसर बने कि न बने, बाप बने कि न बने, उद्योगपति बने कि न बने, लेकिन ये तय है कि वो मरेगा जरूर। तो मृत्यु तो निश्चित है। मैं कहता हूं हमारे लोग, आपको एक गांव बताऊं मैं, करौली में एक बनकी गांव है, मैं उस गांव में गया था यात्रा के दौरान। 93 बहनें बेवा हैं। क्यों? सिलिकोसिस से मर गए। अरे भाई सिलिकोसिस से मरो तो पहली बात तो आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, न जमीन मिलती, न नौकरी मिलती, न राशि मिलती, न दारू पीड़ के मरने से मिलता। अरे मरना ये तो फिर शहीद होके तो मरो। हम दूसरे समाज के लोगों को शहीद देखते और वो उसमें गौरव भी करते, वो लोग गौरव भी करते हैं कि हमारे लोग इतने शहीद हुए, और वो कई बार मान भी करते कि हमारे रेजिमेंट बना दो। भाई हमारा तो कोई शहीद ही नहीं, तो हमारी छाती जोड़ी कैसे हुए ये तो बताओ। हमारा लोग आईएएस बनने चल देते, अरे भाई कोई मिलिट्री में अफसर क्यों बनने नहीं जाता? अब भाई हमारे समझ में आई है, देखो बात, हमें ये मौका नहीं मिला, हमें इतना पता नहीं था। हम जब 40 साल पहले अफसर बने थे, जब दुनिया में देखा कि लोग अपने जाति के आदमियों पे शहीद होते हैं, बोलते हैं, छाती छोड़ी करते हैं, उसकी मूर्ति लगाते हैं, भाई हमारे तो कोई होता ही नहीं। हमारे वाले तो मरते हैं तो दारू से मरते, सिलिकोसिस से मरते, तो भाई हमारी कैसे छाती छोड़ी हो? और फिर आप कहते हो हम संविधान बचाएंगे। भाई 200 आदमी तो इकट्ठे नहीं होते हो तो एक नहीं हो। तो चलिए ये अलग बात थी। पुणे में तो खास तौर से बच्चों हम 25, 28, 30, 35 क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो? रोक थोड़ी है ना, मेहनत करिए, 17 पे आइए, 18 पे आइए, 20 पे आइए, 22 पे आइए, लेकिन हम केवल 16% में घुसे रहते। और जो आदमी जिनके 3%, 5% वोट है, उनका सिलेक्शन होता है 25, 35, 40%। भाई क्यों होता है? भाई मेहनत करते होंगे। हमें भी हमारी संख्या से डबल भर्ती होने का जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। हम कोशिश ही नहीं करते। कोशिश तो तब करें ना जब पहले हम सोचे। हम सोचना ही शुरू नहीं करते और सोचते हैं सबसे आगे जाके 30% नौकरी में जाने का कोशिश करनी चाहिए, जब जाके आप बड़े पदों पे पहुंचोगे। ऐसे नहीं पहुंचोगे। अगर ऐसे पहुंचते तो पहुंच जाते ना 76 साल में। भाई ऐसे पहुंच जाते तो पहुंच जाते ना 76 साल में। आज तो कई बार ऐसा लगता है कि 76 साल के बाद पहले से 20-30 साल पहले जो स्थिति थी उससे भी ज्यादा खराब है। तो नए परिवेश में
बदलते परिवेश में, गतिशील परिवेश में हमें भी गतिशील होना चाहिए, बदलना चाहिए, जड़ नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं कैप्टन साहब, अब मैं क्या बोलूं, हमारा आदमी जड़ है, गतिशील होता ही नहीं है। अरे वो बात तो आपकी ठीक है, अब मैं फिर दूसरी बात बोल दूंगा, आप कहोगे, मैं आपको बोलूं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे समाज जो आज से 30-40 साल पहले करीब करीब हमारे थे, ना उनकी स्कूल थी, ना कॉलेज था, ना नर्सिंग होम था, ना मॉल था, ना बाजार था, ना आईटी थी, ना पॉलिटेक्निक थी, ना उनका ऑटोमोबाइल था, ना बिजनेस था, ना बस ऑपरेटर्स या बड़ी गाड़ी। आज उनके है, हमारे तो नहीं है। मैं नाम ले दूं उन समाजों के, आप नहीं समझते हो? आप भी तो समझते हो, आप भी तो समाज में रहते हो। देखते देखते 30-40 साल में उन्होंने उन्नति करी नहीं, और हमने क्या किया, हमारी जमीन बेच खाई, हमने क्या किया, हमारी जमीन बेच खाई है? ये बात सही है ना? तो जब तक आप सोचते ही नहीं, आगे बढ़ोगे कैसे? मैंने 45 मिनट तो बचाए हैं मेरी यात्रा के बाद। अगर किसी को देखना हो मेरी फेसबुक पे जाके देखिए कि ये 45 हमारी, ये तो छोटी समस्या है, ये तो गांव वाली समस्या है। बड़ी समस्या कहता हूं मैंने हल ही नहीं, अभी बताई नहीं है, ये तो गांव वालों के पास गया हूं, उनकी बताइए मैंने कि ये 45 समस्या है हमारी। तो भाई बहुत जरूरत है, केवल सोचने से जगने से नहीं, सोचने के बाद काम करने से, जगने के बाद उठ के काम करने से। सपने नहीं देख, सपने मत देखिए, सपने देखिए लेकिन उसको पूरा करने का काम भी करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, जब जाके ये चीजें मेरे ख्याल से संभव हो सकती हैं। ताली बजाते ही या कोई छड़ी है नहीं है कि जादू मंत्र हो जाए। आपको अगर वास्तव में आप कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, हम संत रविदास और कबीर को मानते हैं, तो जिन पद चिन्हों पे, जिन रास्तों से ये गुजरे हैं और इनके जो पद चिन्ह हैं, उन पद चिन्हों को हमें देखना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। आपको एक बात लास्ट में कहूं, संत रविदास जी को संत शिरोमणि कहा गया है। पढ़ा आपने कभी? पढ़ा है? संत शिरोमणि कहा है। इस देश में कितने संत हुए होंगे, लेकिन संतों में शिरोमणि इसको क्यों कहा भाई? कोई बता सकता है मुझे क्यों कहा? बताइए चलो मुझे कोई है? नहीं क्यों माना? अरे वो नहीं है बात, बात वो नहीं है। बात ये है कि जिस आदमी ने शिक्षा नहीं ली, जिसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, जिसने ना वेद पढ़ा, ना उपनिषद पढ़ा, ना कोई और किताब पढ़ी, लेकिन फिर भी ज्ञान को प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध राजा के बेटे थे, बड़े आदमी बन गए, ये बात ठीक है, लेकिन संत रविदास एक छोटी जाति, गंवार जाति में पैदा होके संत बना, शिरोमणि बना, इसलिए उसको संत कहते हैं। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। इसलिए संतों में शिरोमणि जो था उसके आप वंशज हो, आप बाबा साहब के वंशज हो, जिससे विद्वान व्यक्ति दुनिया में नहीं हुआ। इसलिए हमारे पास जो भी हमारा छोटा मोटा गौरव है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी विरासत है, उसको कभी कभी जानने का प्रयास करिए, उसको जानने का प्रयास करिए और उसका अनुसरण करने का भी प्रयास करिए। जब जाके हो सकता है हमारी कोई गौरवशाली इतिहास बन जाए, आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े, देखे, सुने। आपने मुझे अत्यधिक समय दिया, मेरी बात को बड़े धैर्य और शांति और प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। रही बात इस कार्यक्रम में आके योगदान, भाई जगदीश जी, केएल साहब जो भी मुझे आदेश देंगे, मत के लिए हाजिर हूं मैं। आप जो भी